नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी ट्यूटोरियल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार वीडियो सोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहे हैं। इसी क्रम में हम आप फिर से बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें हम आप बच्चों देखेंगे कि स्वास्थ्य के प्रति क्या जागरूकता हमारे लिए दी गई है। हमने जो है इनमें देखिए बहुविकल्पी, निश्चित उत्तरीय और लघु उत्तरीय इन तीनों सेक्शंस को शामिल किया है क्रमवार। आप उस थोड़ा सा उसको समझिएगा। सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको ध्यान से देखें। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है चिकनगुनिया विषाणु वाहक है। चिकनगुनिया विषाणु किसका वाहक है भाई? चिकनगुनिया जो विषाणु का वाहक है, कौन वाहक है? तो इसमें देखेंगे मेरे बच्चों, जो एडीज मच्छर है उसी की वजह से चिकनगुनिया फैलता है। तो हमें मच्छर अपने आसपास नहीं देना है और उसी से सावधान रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करता है? हार्मोन्स हुआ, एंजाइम हुआ, प्लास्टिड्स हुआ और इंटरफेरान हुआ। इनसे क्या करता है? यह प्रभावित होता है। तो आप देखेंगे विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर क्या करता है? इंटरफेरान, है ना, नामक प्रोटीन्स का क्या करता है? निर्माण करता है, कहते हैं उत्पन्न करता है। तो प्रश्न के अनुसार इंटरफेरान आपका क्या है? उत्तर हो जाएगा, जो एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग मानव रोग है? तो इसमें देखिए मेरे बच्चों, पोलियो हुआ, पायरिया हुआ, अतिसार हुआ, हाथीपा हुआ। तो इसमें जो अतिसार है वही क्या है? सही है, जो कि जीवाणु से पैदा होने वाला एक रोग है। वहीं बात करें मलेरिया रोग। मलेरिया रोग के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, सभी लोग बता सकते हैं। यह क्या है? एनाफिलीज जो मादा मच्छर हैं उनसे जो है यह फैल रहा है और होता है। तो वाहक कौन है? एनाफिलीज मादा, ठीक है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन इस स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन, अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग है। एड्स है, मंगोलिया है, कैंसर है, सिफिलिस है। तो आप जानते हैं अनियंत्रित किसमें हो जाना है? सेल्स का डिवीजन अनियंत्रित हो जाता है किसमें? आपके कैंसर में। तो कैंसर रोग इसके अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइलेरिया का संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइलेरिया का संचरण होता है, किसके द्वारा होता है भाई? तो आप जानते हैं कि विषाणु, जीवाणु, क्यूलेक्स और एनाफिलीज। तो आप देखेंगे क्यूलेक्स जो मच्छर है वही क्या करता है? फाइलेरिया के जैसे कि क्या होता है? हाथी पांव, एंड जो उसको आप एलेफेंटियोसिस कहते हैं, वह रोग जो है इन्हीं के द्वारा जो है होता है। कह दें कि यह वाहक हैं, यानी क्यूलेक्स मच्छर वाहक हैं किसका? ब्रोंकास्टी का, बाउचेरिया ब्रोंकास्टी, ठीक है। तो और उसी के वाहक हैं के रूप में क्यूलेक्स काम करता है और वह जो है मनुष्य आदि में फैलता है, जिससे पाँव फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा नहीं उत्पन्न होता? तो देखिए इसमें से एक विषाणु द्वारा नहीं है। पोलियो देखियो है, चेचक है, एड्स है और नहीं है तो क्या? टीबी नहीं है मेरे बच्चों। टीबी जो रोग है वह जो है किससे है? बताएं, टीबी किससे है? कमेंट सेक्शन में बताएं। टीबी के टीके के नाम आपको यहां बताना है। टीबी का टीका किसे कहते हैं भाई? तो टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है। तो बीसीजी का जो टीका है वो क्या है? टीबी के लिए लगता है। तो आप देखेंगे यहां टीके का नाम आपके सामने दिया गया है। एक फेमस टीका यह भी याद रखिएगा, डीपीटी। इसको अभी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। डिप्टीरिया, प्यूटिटिस और टिटनस, है ना। डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनस बीमारी के लिए लगने वाला वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एडीज इंजिप्टाइसिस वाहक है। किसका वाहक है भाई? मलेरिया बुखार का, डेंगू बुखार का, फाइलेरिया का या कालाजार का? तो जो आप देखेंगे जो डेंगू बुखार है उसका वाहक है, यहां आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पीत ज्वर वाहक कौन सा है? तो
तो इसमें मेरे बच्चों एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज और मास्का दिया है। मस्का आप देखेंगे एडीज जो मच्छर हैं वह क्या है, इसके वाहक हैं। तो यह जो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से रिपीट कर करके देख लीजिएगा और आपको इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको सेलेक्टिव मिल ही जाने हैं। मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी उठता है तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमने फिर सेलेक्ट किया है। निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि वीडल परीक्षण द्वारा होती है? तो वीडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आप देखेंगे वीडल जो टेस्ट होता है मेरे बच्चों, टाइफाइड टेस्ट आप बहुत बार कराते होंगे, टाइफाइड टेस्ट के रूप में ही वीडल टेस्ट को जाना जाता है। वहीं फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है तो किससे होती है? शैवाल से, जीवाणु से, फफूंद से या कृत्रिम सूत्रकृमि से। तो फीता कृमि या सूत्रकृमि जिसे आप कहते हैं उससे फैलता है। तो यहाँ जो है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका घ वाला हो जाएगा। 20 नंबर, डेंगू या हड्डी तोड़ जो बुखार है वह किनसे हो रहा है उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है आपसे। तो इसका वाहक कौन है मेरे भाई? तो वाहक क्या है? क्यूलेक्स है, एडीज है, एनाफिलीज है, इनमें से कोई नहीं। तो जो एडीज मच्छर है वही क्या है? डेंगू बुखार का वाहक हो जाता है। यहां तक क्लियर है क्वेश्चंस? आगे दिया है श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है क्या? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, उनमें से कोई नहीं। तो ल्यूकेमिया जो है यह हो जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन, टाइफाइड रोग जनक का नाम बताइए। तो टाइफाइड रोग के जो जनक हैं या जिनकी वजह से टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी है जो कि एक बैक्टीरियल रोग है, आपको अभी हमने डिजीज में बताया है। अब मेरे बच्चों बात आती है ऐसे प्रश्नों की जो कि निश्चित उत्तरी वाले, ठीक है। तो अब निश्चित उत्तरी प्रश्नों की हम बात करेंगे। निश्चित उत्तरी प्रश्न क्या कह रहे हैं? यहां देखें, इसमें 5वां क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है। वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है? एक ऐसे प्राणघाती वायरल रोग का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज अभी ही संभव नहीं हो पाया है। तो मेरे बच्चों एड्स जो है सबसे खतरनाक रोग है जिसका कि इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, आप इसको अच्छे से जानते हैं। चलिए अगली बात प्रश्न 6 की, पीलिया रोग क्यों होता है? तो आप जानते हैं पीलिया रोग विषाणु जनित रोग है और यकृत में इन्फेक्शन की वजह से होता है। यह रोग रुधिर की तनुता बढ़ने से, कमजोरी तथा तिल्ली बढ़ने के कारण होता है। कुल मिलाकर के रुधिर की जो तनुता है बढ़ जाता है जिससे कि क्या होती है? पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। और इसमें लीवर इन्फेक्शन कर जाता है। लीवर से आप जानते हैं कि पीले रंग का जो है, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि रेड ब्लड सेल्स आदि को तोड़ने के बाद बनता है, वो वहाँ पहुँचा होता है, उसका जो है डिस्चार्ज बॉडी में होने लगता है जिससे बॉडी क्या होती है? हल्की पीली हो जाती है। इसी वजह से इस रोग को पीलिया रोग कहते हैं। प्रश्न 7वां देखिए, फाइलेरिया रोग के कारण कारक व वाहक के वैज्ञानिक नाम। फाइलेरिया रोग अभी हमने आपसे बताया व्यूचेरिया ब्रैंकार्टी जो कि एक निमेटोड है उसके द्वारा होता है, और क्यूलेक्स जो मच्छर हैं वह जो है इसके वाहक हैं जिनकी द्वारा फैलाया जाता है। प्रश्न नंबर 8वां, लैंगिक संपर्क में फैलने वाले यौन संचरित 3 रोगों के नाम बताइए। तो आपने देखा एड्स हुआ, सिफिलिस हुआ और गोनोरिया हुआ, यह जो है इनसे होने वाले रोग हैं। वहीं लास्ट में पूछा है अमीबियोसिस किससे होता है? तो मेरे बच्चों अमीबियोसिस अमीबा से होने वाला रोग है। और कौन सा अमीबा? अमीबा की 2 स्पीसीज आप जानते होंगे, कौन कौन सी? एंटअमीबा हिस्टोलिका और एंटअमीबा जिंजीवैलस। तो ये किससे होता है? हिस्टोलिटिका से होता है। जिंजीवैलस से आपने पायरिया रोग सुना होगा। अगला प्रश्न देखें, पूछ रहा है एलर्जिन क्या होता है? एलर्जिन एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कहते हैं। जिनसे एलर्जी उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ को एलर्जिन कहते हैं। श्वास के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो जो फ्लेमिंग साहब हैं उन्होंने क्या किया था?
यह चीज़ आपको बतानी है। और बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ देखिए मेरे बच्चों, 1929 में यानी 1929 में पेनिसिलिन नामक जो फंजाई है उससे प्रतिजैविक दवा की खोज इन्होंने किया था और निमोनिया रोग के उपचार में क्या किया था, इसका उपयोग किया जाता है। और आप जानते हैं, अभी मैंने चाइना की बात किया और कहा कि चाइना में जो डिजीज़ है निमोनिया बहुत तेज़ी से फैली है। अब आप समझ सकते हैं निमोनिया के इलाज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पहले से ही पेनिसिलिन बना रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो रही है, उसमें समस्या आ रही है, वह प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही। तो आपको ध्यान रखना है, पेनिसिलिन नामक जो है इन्होंने एंटीबायोटिक्स बनाया था और किससे, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, एस्कैरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं? त्वक पतन का मतलब बॉडी का जो कवर है उसका निकलना। तो त्वक पतन की बात करें जिसको इंग्लिश में मोल्टिंग कहते हैं, तो लगभग 4 बार, है ना। एस्कैरिस कितनी बार त्वक पतन या मोल्टिंग करता है? तो मेरे बच्चों 4 बार यह त्वक पतन करता है। 17वां प्रश्न देखें, स्तनपान करने वाले बच्चे बोतल के दूध पीने वाले बच्चों से ज़्यादा रोग प्रतिरोधी होते हैं। तो अभी हमने आपसे बताया कि जो कोलेस्ट्रम है उसकी मात्रा में आपको IgG, यह जो आपका कोलेस्ट्रम के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला, वह आपके शरीर तक या बच्चे के शरीर तक नहीं पहुंच पाता बॉटल के दूध पीने वाले। इसी वजह से जरूरी होता है कि मां के दूध का भी पान बच्चे करें। बच्चों के प्रति रक्षा करते हैं इस प्रकार के रसायन पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से यह रोग फैलता है। तो कुल मिलाकर के माता से शिशु तक यह पहुंचता है। इस वजह से दूध जो होता है मां का, बच्चों के लिए अमृत के समान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? टाइफाइड बुखार की बात करें अगर, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जो रोग कारक है उसकी वजह से टाइफाइड बुखार होता है। वहीं देखिए 23वां नंबर का क्वेश्चन जो है, ओपीआइड्स पर टिप्पणी लिखना है। ये क्या है? ये ड्रग्स हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठर तंत्र यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उपस्थित विशिष्ट ओपीआइड ग्राहियों से बन जाते हैं। स्मैक हुआ, हीरोइन हुआ के नाम से जाना जाने वाला यह पदार्थ या रासायनिक रूप से डाई एसिटिलिस मार्फिन है, जो अवसाद या डिप्रेशन पैदा कर देता है शरीर में, और जिससे कि शरीर का जो कार्य करने की क्षमता है वह कम हो जाती है। तो यह एक प्रकार का ड्रग्स है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उपस्थित विशिष्ट ओपीआइड्स ग्राहियों से बंध जाता है। ओपीआइड्स क्या है? आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट है, उसमें पाया जाने वाला क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिससे कि यह जो स्मैक या हीरोइन जैसे पदार्थ हैं वो उससे बॉन्ड बना लेते हैं और फिर आगे आपके शरीर की जो कार्य क्षमता है उसको प्रभावित कर देते हैं। चलिए बात करेंगे 24 नंबर के प्रश्न की, परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम। तो एस्कैरियासिस और मलेरिया तो आप जान ही रहे हैं, तो उसकी बातें नहीं है। 25 देखिए, पैथोजन के कारण हाथी पांव किस पैथोजन के कारण होता है? तो आपको बताया गया है फाइलेरिया कृमि वाउचेरिया प्रेनकैफ्टी की वजह से एलम्फेंटियोसिस रोग होता है, जो कि एक तरह के क्या है, निमेटोड है। यह तीसरी बार बात आ चुकी है इनकी, तो जरूर याद रखिएगा, इनसे बहुत बार प्रश्न उठे हैं। अब मेरे बच्चों बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों की, जिसको कि यहां सेलेक्ट किया गया है, इसे आपको देखना है। पहले स्लाइड में आपको दिया गया है सिर्फ इसके जो फुल फॉर्म है उनको बताया गया है, जैसे MALT क्या है, CMI क्या है, एड्स क्या है, तो इनकी फुल फॉर्म देखिए। MLT का क्या है? MALT म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू क्या है? MLT का फुल फॉर्म है। वहीं CMI क्या है? सेल
मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, CMI, याद रखेंगे। एड्स को तो आप जानते ही हैं, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इससे पहले से परिचित है, ये दोनों नए नाम हैं, इनको जरूर आप याद रखें। वहीं देखिए तीसरा नाम नैको, नैको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, इसको भी आप याद रखेंगे। HIV, इसको भी आप जानते हैं, ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम, सॉरी ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस है ये। तो ये 3 नाम जो इसमें बताए गए हैं ये नए हैं मेरे बच्चों, इसको जरूर आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न जो आपके लिए सिलेक्ट किया गया है, प्रश्न नंबर 3 है, उसको ध्यान से देखें, क्या पूछ रहा है आपसे। चलिए मेरे बच्चों, प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड अणु का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र, ये एक चित्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उससे पहले इस चीज को समझ लीजिए। प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो कि प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया करके उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। तो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी किसके प्रति, प्रतिजन यानी एंटीजन, एंटीजन के खिलाफ बनने वाला जो प्रोटीन है उसी को हम एंटीबॉडी या आप क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, डिजीज पर अटैक करके उन्हें समाप्त करता है। हमें क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक प्रतिरक्षी का संरचनात्मक अध्ययन करने से पर यह ज्ञात होता है कि यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें से 2 श्रृंखलाएं हल्की होती हैं तथा 2 भारी होती हैं। ये सभी श्रृंखलाएं डाई सल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं तथा वाई समान प्रतीत होती हैं। प्रतिरक्षी के शीर्ष भाग को प्रतिजन अनुबंधन खंड या FAB फ्रेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ देखिए उसका एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, यहाँ बाइंडिंग दिखा दी गई है मेरे बच्चों, प्रतिजन क्षेत्र यहाँ दिखाया गया है का अनुबंधन, यहाँ भी प्रतिजन क्षेत्र का अनुबंधन दिखाया गया है, कैसे किसी से बनते हैं। निश्चित क्षेत्र भारी श्रृंखला वाले जो हैं उनको कलर्ड से दिखा दिया गया। ठीक है, ये इनके बीच में बॉन्ड है, यस बॉन्ड है ना, ये जो देख रहे हैं, जिनकी वजह से ये दोनों थ्रेड आपस में जुड़े हुए हैं। तो यह एंटीबॉडी का एक रफ आइडिया और डायग्राम। ठीक है, इनको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है विसंक्रमण क्या है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको कि हमने सेलेक्ट किया है कि यह थोड़ा सा अलग है, तो हो सकता है इनसे आपसे पूछा जाए आपके लिए। क्या कह रहा है, किसी स्थान पर वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना विसंक्रमण या स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो स्टेरिलाइजेशन आप सभी जानते हैं, लेकिन विसंक्रमण दे दे तो आप परेशान ना होइएगा। स्टेरिलाइजेशन को ही क्या कहते हैं, विसंक्रमण कहते हैं। इससे आप भली भांति परिचित हैं, बस इंग्लिश वर्ड आपके दिमाग में रहता है। तो हिंदी याद रखिएगा, विसंक्रमण। जैसे ऑपरेशन थिएटर या शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं, यंत्र हैं, उनको विसंक्रमण के लिए ऊष्मा, ताप या रसायन तथा छन्ने की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों उपकरणों को ऑटोक्लेव, एक मशीन होती है जिसपे 100 to 120 डिग्री सेल्सियस तथा 5 पाउंड दाब पर 15 मिनट तक रखकर इनका क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, विसंक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन जो ही आपने समझा, आपके दिमाग में बात फिट हो गई होगी। एंटीजन, एंटीबॉडी की बात करें, दोनों में क्या अंतर है। तो हमने बताया कि हमारे शरीर में बाहर से कुछ भी चीज प्रवेश करे
तो वो क्या है, एंटीजन है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, और साथ ही साथ अगर शरीर उसको ना पहचाने कि हमारे काम की चीज है तो वह भी एंटीजन होगा। क्लियर? अब उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी शरीर जो इम्यूनिटी के लिए जो पदार्थ का निर्माण करती है, अपने शरीर में बनाती है, वही क्या है, अपने बॉडी, मनुष्य के ह्यूमन बॉडी में क्रिएट करती है, उसी क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीजन बाहर से आने वाला और आपके शरीर में बनने वाला क्या है, एंटीबॉडी। यहां देखिए, एंटीजन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात एंटीबॉडी को उत्तेजित करते हैं। ये अमीनो अम्ल या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं तथा इसमें एक या एक से अधिक एंटीजेनिक डिटरमिनेंट क्षेत्र होते हैं। एंटीबॉडी दो या चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है और प्रायः प्रोटीन ही होती है। यह प्रायः एंटीजन या अन्य पदार्थों की उत्तेजना के बाद ही बनती है। तो हमेशा एंटीजन के बाद ही एंटीबॉडी का निर्माण होगा, यानी जब ही आपके शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है, आपके शरीर इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करके उसे समाप्त करना चाहता है। अब देखिए, आपसे यहां पूछा है 8वां नंबर का प्रश्न, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के लिए आपको यहां नामांकित चित्र देना है। साथ ही साथ पहला है युग्मनजनक कोशिका का बनना और युग्मकों का संलयन। तो संलयन तो आप जानते हैं, है ना। तो यहां देख लीजिए, मादा मच्छर एनाफिलीज का आमाशय स्टमक आर क्रॉप, ये क्या है, युग्मनज कोशिकाओं का बनना जो है इसी स्थान पे होता है, किसमें, मलेरिया परजीवी में। इस चीज को याद रखिएगा, कहां, स्टमक में, कहां, एनाफिलीज के। दूसरा पूछा है इनका युग्मक का जो फ्यूजन है कहां होता है, तो इनका जो संलयन है वो कहां होता है, मच्छर या एनाफिलीज के आमाशय में ही फ्यूजन होता है। ये दोनों जो बातें हैं यहां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला प्रश्न प्लाज्मोडियम के चित्र का है, क्वेश्चन नंबर 9। देखें मेरे बच्चों, देखिए, स्पोरोजोइट्स का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहां देखिए, एक चित्र दिया गया है जिसमें शीर्ष भाग है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, यहां किनारे वाली जो इनकी बॉडी है उसी को हम पेल्किल कह रहे हैं। बीच में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के दिखाए गए हैं जिसको स्रावी कोशिकांग कहते हैं। यहाँ केंद्रक या न्यूक्लियस दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, और अंतःप्रदबी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं वह भी इसमें है। तो यह एक रफ आइडिया है, रफ डायग्राम बनाया गया है किसका, प्लाज्मोडियम का। ठीक है, यह स्पोरोजाइट है प्लाज्मोडियम का, जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने के बाद दिखा है और उसी का यह नामांकित चित्र है। तो इसको भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, यह चित्र इंपॉर्टेंट रख रहा है और आपको मिल सकता है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों इस सेक्शन का जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। थोड़ा स्पीड अप करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। आपके पास समय निश्चित है, ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरे बच्चों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एकदम लगे रहें और अच्छे अंक ला करके कहीं ना कहीं आप हमें भी खुशी प्रदान करें और अपने माँ बाप को भी प्रसन्नचित करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, पढ़ें, रिपीट करें। जो भी क्वारीज और परेशानियां हों आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।